गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैंने आपको पार्ट 1 में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी कराया था। मैं आज आपको यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ाऊंगा। जैसे आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें जो डीएनए होता है नेकेड होता है, बट यूकैरियोटिक सेल्स के जो डीएनए हैं वो आपको एक कवर में होते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या डीएनए होता है। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में बताया था कि जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, उसके ऊपर क्या होता है, कोई कवर नहीं होता है, नेकेड होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बट यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, डीएनए एक कवर में होता है। डीएनए कवर एक लेयर होता है जो इसको कवर करता है। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस लेयर को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे आप नोट कर लो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, आप देखो, जैसे इसके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, वैसा प्लांट सेल्स में होता है। एनिमल सेल्स में लेयर नहीं होता है। तो ये सेल्स नोट कर लो, क्या है, एनिमल सेल्स है। ये एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल्स। और वही प्लांट सेल्स रहेगा तो उसमें एक उसके ऊपर भी लेयर होता है, जैसे यहाँ नोट कर लो। ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर। इसमें डीएनए क्या है, इस तरह होगा। इसमें डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, क्या देखो कि एनिमल सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। बट प्लांट सेल्स के केस में सेल वॉल होता है। सेल वॉल से देखो इसके ऊपर इस तरह का होगा। एनिमल सेल्स में मैंने आपको पढ़ाया क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो इसका जो डीएनए है नेकेड नहीं होता है, इसमें कवरिंग में होता है। जिस लेयर को हम लोग, जिसके द्वारा कवरिंग इसका किया जाता है, जिस लेयर के थ्रू इसका कवरिंग होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बट प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जो नॉन लिविंग होता है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो ये आप नोट कर लो, ये क्या है, प्लांट सेल्स है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या पढ़ाई थी कि देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या होता है डिफरेंस, कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने जो पिछले पार्ट 1 में पढ़ा था उसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे नोट आप कर लो, इसमें पहला पॉइंट से दोनों के बीच में क्या नोट कर लो, देखो इसमें क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, बट प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। दूसरी पॉइंट आप नोट कर लो, क्या इसमें भी सेल ऑर्गेनल्स होगा, इसमें भी सेल ऑर्गेनल्स होगा। बट देखो इसमें क्या होता है, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होता है, वैक्यूल्स होता है, सेल वॉल होता है। नोट कर लो, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, प्लास्टिड वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड वैक्यूल्स नहीं होते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स एब्सेंट। दूसरी पॉइंट आपको नोट कर दिया। मैं तीसरी पॉइंट नोट करता हूँ, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होता है। आप तीसरा नोट कर लो, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होगा।
एब्सेंट होगा। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, इतना इसे आप नोट कर लो। यहाँ देखो यूकैरियोटिक सेल्स का मैंने आपको जैसे जब डिफ्रेंशिएट किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें पाया जाता है नहीं पाया जाता है, मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पढ़ चुके हो पार्ट 1 में, फिर भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, इसका डीएनए नेकेड नहीं होता है, ये आपको मालूम चल गया। दूसरी चीज़ क्या, इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तीसरी पॉइंट्स क्या, जैसे कि राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें राइबोसोम्स है वो जो कि 20S होता है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होगा 80S होगा। इसमें जो राइबोसोम्स है आपको 80S देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों को नोट कर लो। इसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनल्स का डीपली स्टडी करेंगे। ये सब नोट कर लो, ये नोट कर लो। आप इसमें याद क्या क्या आपको करना है मैं बता देता हूँ। ये चीज़ आप एकदम याद कर लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। ये जो है ना, ये प्लास्टिड वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इन सब चीज़ों को याद कर लेना। राइबोसोम्स आप याद कर लेना कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें राइबोसोम्स है जो कि 80S होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आपको 20S होते हैं, इसको याद कर लेना। ऐसे मैं आपको राइबोसोम्स का डीपली, जब सेल ऑर्गेनल्स का मैं इसके बाद स्टडी करूँगा तो मैं आपको डीपली पढ़ाऊँगा। मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। जैसे सबसे पहले क्या देखो, मैं सेल वाला आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊँगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद मैं आपको सेल ऑर्गेनल्स का स्टडी कराऊँगा, उसको पूरा डीपली में बहुत ही ईजी वे में आपको पढ़ा दूंगा, जिसमें से क्वेश्चन आपको एकदम गारंटी है कि आएगा ही। आप जब मेरा नोट्स खोल के देखोगे 2024 में एग्जाम में, नीट में, तो आपको इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप पूरा डीपली इसको पढ़ लो, अच्छा से रट लो, याद कर लो कि आप जब नीट का एग्जाम देने जाओ 2024 में तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाओ। आइए तो पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आपको 1 बाय 1 सभी का सेल वॉल पढ़ाएंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स, हम सभी को 1 बाय 1 आपको पढ़ा देते हैं। पहले आप इतना को नोट कर लो। सेल वॉल यू नो, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इस चीज़ को आप याद कर लेना। अलगा का जो सेल वॉल होता है ना, अलगा का सेल वॉल वो किससे बना हुआ रहता है, इस चीज़ को आप याद कर लेना। अलगा का सेल वॉल है जो कि किससे बना हुआ रहता है, इस चीज़ को आप याद कर लेना। सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स। जो अलगा का सेल वॉल है सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मैनस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। इस चीज़ को आप याद कर लेना क्योंकि ये नीट में आ सकता है, 2024 में नीट में आ सकता है। तो इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे आप याद कर लेना क्योंकि इसका चांस है आने का नीट 2024 में कि अलगा किससे बना हुआ रहता है। अलगा का जो सेल वाले सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मैनस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। दूसरी चीज़ आप याद कर लेना, प्लांट का सेल वाल अगर आए आपसे कि उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो प्लांट्स का जो सेल वाल है, प्लांट का सेल वाल मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, एंड प्रोटीन्स। इस चीज़ को भी आप याद कर लेना, हो सकता है कि ये भी नीट एग्जाम में आ जाए। जो जो इम्पोर्टेंट है नीट में आने की संभावना है उसे मैं रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप रट जाना। प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये तो हमने क्या बना अलगा का पढ़ लिया, इसका फंक्शन क्या होता है इस चीज़ को आप स्टडी कर लो। अगर इसका आपसे फंक्शन आ जाए तो इसका आप क्या बोलोगे। देखो सबसे पहला चीज़ क्या, देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था ना जो बाहरी लेयर होता है, जैसे मैंने आपको बनाया था इस तरह का आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये होता है, इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके बाहर भी एक लेयर होता है, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं,
ये जो अंदर वाला लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो चूंकि ये सबसे बाहरी लेयर है, सेल वॉल क्या है, सबसे बाहरी लेयर है और नॉन लिविंग होता है। जैसे हमारा तुमने मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में कवर का इस्तेमाल करते हो, तो कवर क्या करता है, हमारे मोबाइल जब हाथ से छूट जाए नीचे गिर जाए तो उसको टूटने फूटने से प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह सेल क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल क्या है, सेल को टूटने फूटने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा कोई भी चीज़ अगर इसके थ्रू कांटेक्ट में आना होगा तो पहले इसके थ्रू होकर ही ना इसमें अंदर प्रवेश करेगा। तो ये क्या सेल टू सेल इंटरेक्शन में ये मदद करता है। मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है, उसमें काम करता है ये। तो इसका फंक्शन से नोट कर लो। ये हमारे मोबाइल का जिस तरह कवर है उसी तरह इसका रोल है। क्या पहला फंक्शन क्या, आपको शेप दे। मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। तीसरा सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। चूंकि ये हमारा अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को सेल में प्रवेश भी नहीं कर देता है। बैरियर्स अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर होता है। मैकेनिकल डैमेज प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल, इसे आप नोट करना। ये जो प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। बैरियर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए प्रोवाइड करता है। सेल को क्या शेप देता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। बैरियर अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए प्रोवाइड करता है। जैसे जिस तरह हम लोग मोबाइल का कवर इस्तेमाल करते हैं उसी तरह क्या है, सेल को सेल वाले जो कि प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह हम लोग का गिरेगा मोबाइल तो टूटने फूटने से प्रोटेक्ट करता है, इसी तरह ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये उसको पहला फंक्शन क्या होता है, शेप देता है। दूसरा का मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा फंक्शन होता है एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उसको सेल में प्रवेश नहीं करने देगा। इन सब चीज़ों को याद कर लेना। सेल वाल है जो कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वाल जो अलगा का सेल वाल होता है सेल्यूलोज, गैलेक्टोन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। अलगा का सेल वाल यदि आपको नीट 2024 में आ जाए कि उसका कंपोजिशन क्या होता है तो एकदम रट जाना है इसको कि सेल्यूलोज, गैलेक्टोन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है। अगर आपका प्लांट का सेल वाल पूछ दे कि किससे बना हुआ रहता है नीट 2024 में, अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप ये याद किया रहना कि सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अगर आपको फंक्शन पूछ दे क्या होता है सेल वाल को तो ये शेप देता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर प्रोवाइड करता है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को सेल में प्रवेश करने नहीं देगा। इन सब चीज़ों को आप याद कर लेना। इतना आप नोट कर लो, इसका तो मैं और आगे पढ़ाता हूँ। सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, सबसे सेल वाल का अंदर वाला जो लेयर होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का अच्छा से डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार होने के बाद ही पता चला। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1950 में खोज हो गया उसके बाद हमें जाके सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी मिली। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन बना हुआ किससे होता है। सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है। इस चीज़ को आप नोट कर लो। सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है। इस चीज़ को आप याद कर लेना, हो सकता है कि नीट एग्जाम में आ जाए। सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें भी आपको आ जाएगा अगर पूछ दे नीट एग्जाम में कि लिपिड्स क्या होता है तो लिपिड्स बाई लेयर होता है, 2 लेयर वाला होता है। यहाँ पे आप नोट कर लो। लिपिड्स जो होता है बाई लेयर होता है। लिपिड्स बाई लेयर होते हैं। लिपिड्स 2 तरह का होता है। इसका पोलर हेड जो होता है लिपिड्स का पोलर हेड्स होता है। पोलर हेड्स होता है, जो हेड होता है पोलर होता है और जो टेल्स होता है हाइड्रोफोबिक होता है।
जो हेड्स होगा पोलर हेड होगा, पोलर हेड होगा, और जो ये है टेल्स है हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक टेल्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स होगा। लिपिड्स बाइलेयर होंगे, हेड पोलर होगा, टेल्स हाइड्रोफोबिक होगा। पोलर हेड आउटर साइड्स पे होगा, इस चीज़ को आप याद कर लेना। पोलर हेड्स बाहर की तरफ होंगे, पोलर हेड आउटर साइड्स पे होंगे। हाइड्रोफोबिक टेल्स है जो कि इनर पार्ट पे होंगे, टुवर्ड्स इनर पार्ट, इस चीज़ को आप याद कर लेना। प्रोटीन्स की यदि बात करें तो देखो, प्रोटीन्स इसमें दो तरह के होते हैं। इसके मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एक सरफेस पे होता है जिसे पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, एक पार्शियली टोटली बरीड रहता है उसके मेम्ब्रेन में, उसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लो। जो प्रोटीन सरफेस पे होता है उसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो सरफेस पे होता है, इसे आप याद कर लेना। जो प्रोटीन सरफेस होता है उसे पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, जो पार्शियली और टोटली बरीड होता है उसे इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। पार्शियली और टोटली बरीड, पार्शियली टोटली बरीड होता है। इतना आप नोट कर लो, इतना नोट कर लो, याद कर लेना। जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है। लिपिड्स जो इसके होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो बाई लेयर होते हैं। उनका जो पोलर हेड होता है वो आपको आउटर साइड्स पे होता है, और जो टेल्स होता है हाइड्रोफोबिक होता है, इनर पार्ट की तरफ होता है। प्रोटीन्स हैं जो सरफेस पे होंगे उसे हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे, और जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे पार्शियली टोटली बरीड रहते हैं, जो सरफेस नहीं होते पार्शियली टोटली बरीड होते हैं, उसे हम पार्शियली टोटली बरीड होते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। इसको आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। You know fluid mosaic model is proposed by Singer and Nicholson in 1922। कहता है देखो फ्लूइड मोसेक मॉडल है जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फ्लूइड मोसेक मॉडल क्या है? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जो लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वह क्या होता है? फ्लूइड लाइक नेचर उसमें होता है, फ्लूइडिटी होता है, एबिलिटी टू मूव इन, मूव करने की उसमें एबिलिटी होती है, जिसको हम लोग उसकी एबिलिटी को फ्लूइडिटी कहते हैं। ऐसा प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उसको फ्लूइड मोसेक मॉडल कहा जाता है। सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा इसका नेमिंग किया गया था। इस फ्लूइड नेचर से क्या फायदा होता है लिपिड्स का? जो प्रोटीन्स होते हैं उनका लेटरल मूवमेंट से आपको हेल्प मिलता है। फ्लूइड मोसेक मॉडल प्रपोज्ड बाय फ्लूइड मोसेक प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1922। सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोसेक मॉडल जो है वह सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में प्रपोज किया गया था। फ्लूइड मोसेक मॉडल जो है सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में प्रपोज किया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो लिपिड्स का सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड लाइक नेचर होता है उसको ये एक्सप्लेन करता है। उस जो फ्लूइड लाइक मूवमेंट होता है, जो लिपिड्स का फ्लूइड की तरफ मूव करने की एबिलिटी होती है, उससे ये फ़ायदा होता है ना, जो प्रोटीन्स होता है उसका लेटरल मूवमेंट से हेल्प मिलता है, उससे लेटरल मूवमेंट से हेल्प मिलता है प्रोटीन का। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, इसमें जो लिपिड्स का जो फ्लूइड लाइक नेचर होता है, इसमें नोट कर लो, जो लिपिड्स का फ्लूइड लाइक नेचर होता है, लिपिड्स जो फ्लूइड लाइक नेचर होता है, लिपिड्स का जो नेचर होता है, इससे क्या होता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लेटरल मूवमेंट से हेल्प मिलता है, वो आपको हेल्प करते हैं लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। इससे प्रोटीन्स के लेटरल मूवमेंट से हेल्प मिलता है।
फ्लूइड मोसेक मॉडल है जो कि 2 साइंटिस्टों के द्वारा प्रपोज किया गया था 1920 में सिंगर निकोलसन के द्वारा। इन्होंने क्या बताया कि जो लिपिड्स होता है उसका जो फ्लूइड लाइक नेचर होता है, इससे प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट में हेल्प मिलता है, जो कि आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। इन चीज़ों को आप नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाता हूँ। पहला फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन 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 मीन्स होता है कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट्स। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन करना। दूसरा चीज़ आप नोट कर लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, असिमेट्रिकल होता है, असिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। माने कुछ सब्सटेंस को जो इसके लिए बेस्ट है, जो अच्छा है उसको एंट्री देगा, जो अच्छा नहीं है उसको एंट्री नहीं देगा, सेल में प्रवेश करने नहीं देगा। ये गार्ड की तरह भी काम करता है। तो नोट कर लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड, असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल होता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये गार्ड की तरह काम करता है। कुछ सब्सटेंस जो इसके लिए अच्छे हैं उनको आने देगा, जो सही नहीं है उसको एंट्री नहीं देगा। निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। निगेटिवली चार्ज क्यों होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? निगेटिवली चार्ज होने का वजह क्या है? इसमें ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन निगेटिवली चार्ज होता है। नोट कर लो, ड्यू टू ओलिगोसैकेराइड, ड्यू टू ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की वजह से निगेटिवली चार्ज होता है। फंक्शन कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट फॉर्मेशन, इतना आप नोट कर लो। तीसरा फंक्शन क्या होता है? ये हुआ ओलिगोसैकेराइड। ये जो फ्लूइड लाइक नेचर होता है, इससे देखो बेनिफिट्स क्या होता है। हो सकता है आपसे ये जो मूव करने का एबिलिटी, जो फ्लूइड लाइक नेचर जो होता है लिपिड्स का, उससे जैसे मूव करने की एबिलिटी को फ्लूइडिटी कहते हैं। इन सब प्रॉपर्टी को यहाँ नोट कर लो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। ये सब जो मूव करने की एबिलिटी है, जो लिपिड्स का जो मूव करने का, प्रोटीन्स का जो मूव करने का एबिलिटी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन में मूव करने की एबिलिटी को फ्लूइडिटी कहते हैं। तो इसका अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस फ्लूइडिटी से क्या फ़ायदा होता है, तो आप क्या बोलोगे? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका आप नोट करो। देखो, जो इम्पोर्टेंस है इसका, ये जो फ्लूइड लाइक नेचर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका आप नोट करो। जो इसका फ्लूइड लाइक नेचर है, मूव करने की एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। जो मेम्ब्रेन मूव करने की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। तो ये फ्लूइड लाइक जो नेचर है, इसका फ़ायदा क्या होता है सेल को? देखो, पहला पॉइंट आप नोट कर लो, सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ। दूसरा बताओ, दूसरा फॉर्मेशन और इंटरसेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शंस। तीसरा सेक्रेशन, तीसरा सेक्रेशन। चौथा इंडोसाइटोसिस, चौथा इंडोसाइटोसिस। पांचवा
सेल डिवीजन। जो ये फ्लूइड लाइक नेचर हैं उसका फ़ायदा क्या होता है? सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, सेक्रेशन में हेल्प करते हैं, इंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इन सभी फंक्शंस को आप रट लेना। ये जो हमने आपको ये फंक्शंस बताया है इन सब को आप याद कर लेना, इन सब को आप याद लेना। हो सकता है कि नीट में आ जाए। ये मैंने आपको दो फंक्शन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है और सिमेट्रिकल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। निगेटिवली चार्ज क्यों होता है? और इसमें ओलिगोसेक्राइड की वजह से निगेटिवली चार्ज होता है। इन सब चीज़ों को आप नोट्स कर लो, उसके बाद मैं आपको इसके आगे पढ़ाता हूँ। मगर एक चीज़ और बता देता हूँ, रुक जाओ। एक चीज़ क्या देखो, जब सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो कोई चीज़ को प्रवेश करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और बिना कोई एनर्जी का कोई चीज़ सेल में प्रवेश कर जाए उसको हम लोग पासिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे सपोज कोई काम करने के लिए अगर तुम्हें पैसा खर्च करनी पड़ती है, अगर तुम्हें कोई काम करवानी है किसी से, तो अगर पैसा खर्च करनी पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो पैसा दे के हुआ। कोई फ्री में काम कर देता है तो क्या हुआ? फ्री का काम हुआ। तो उसी तरह देखो, जब एनर्जी क्या है? एक मनी के तौर पे, रुपया के रुपये से कंसीडर कर लो। सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई चीज़ आ रही है, जा रही है, उसके लिए अगर एनर्जी का खर्च होता है तो वह क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है तो वह पासिव ट्रांसपोर्ट हुआ। अगर मान लो तुम्हें कोई काम करनी है, घर में कोई काम करवाना है, अगर तुम किसी को बुलाते हो काम करने के लिए, अगर वो तुमसे पैसा ले रहा है तो मीन्स तुम्हारी पैसे खर्च हो रही है, तो वह पैसे खर्च हो रही है। मान लो अगर तुम्हें घर में कोई काम करवानी है, किसी मिस्त्री को आप बुलाते हो और वो कोई काम करने के लिए तुमसे चार्ज लेता है, पैसा लेता है, तो उसको पैसा देना पड़ रहा है। और मगर कोई अगर फ्री में कर देता है तो उसे हम लोग कहेंगे फ्री का काम, और पैसा देगा कि मीन्स उसका हमने चार्ज दिया। तो उसी तरह सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? कोई मॉलिक्यूल्स अगर पास करते हैं, ट्रांसपोर्ट होने में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर एनर्जी खर्च होता है तो उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यदि एनर्जी खर्च नहीं होगा तो उस तरह के मूवमेंट को हम लोग पासिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और कोई ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर पैसा खर्च हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और खर्च नहीं हो रहा है तो फ्री का है तो पासिव ट्रांसपोर्ट। पैसा खर्च होने से यहाँ मतलब है कि एनर्जी अगर तुम्हारी खर्च हो रही है किसी ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये वो क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी खर्च नहीं हो रही है तो वो आपको पासिव ट्रांसपोर्ट हो गया है। आप इन सबको नोट कर लो। इसके आगे मैं आपको सेल ऑर्गेनल्स आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। जितने सेल ऑर्गेनल्स है जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब का मैं डीपली आपको पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियस, इन सब का मैं डीपली पढ़ाऊंगा। आप इतना जो मैंने आपको आज पढ़ाया इसे नोट कर लो, याद कर लो। आज के लिए इतना ही।